जनरल टर्म है वो क्या है भाई? जनरल टर्म है जी आर प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर वन है तो यहाँ जीरो है, यहाँ टू है तो यहाँ वन है, यहाँ एन प्लस वन है तो यहाँ एन है, एक कम, तो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर। सीक्वेंस सीरीज का तरीका है कि हम कैसे चेक करते हैं भाई? अगर यहाँ वन है तो यहाँ जीरो है, और यहाँ पे क्या था एन माइनस जीरो, यहाँ वन है तो यहाँ क्या है एन माइनस वन, उससे ऑब्जर्व करके हमने इसका जनरल टर्म लिखा। अपने आप में ये काफी है, बहुत सारी क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने आप ये जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट काफी है, इसलिए मैंने बॉक्स में डाल दिया इसको। और ये जो एक्सपेंशन है हमारा एक्स प्लस वाई की पावर एन, इसको हम एब्रिविएट कर सकते हैं समेशन से। समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा बहुत जो हुआ बना हुआ है वो मेनली इस वजह से है कि क्वेश्चंस जो है उसकी वैरायटी बहुत है, लेकिन जो क्वेश्चंस एक्चुअली जेई मेन या एडवांस में आते हैं वो काफ़ी इजी आते हैं। तो थोड़ा पेशेंस के साथ इस टॉपिक को अप्रोच करने की जरूरत है। मे भी आपके पैकेज और डीपीयू में क्वेश्चंस काफ़ी टफ हों, वो दिए जाते हैं मेनली वर्स्ट केस के लिए तैयार करने के लिए आपको, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन टफ आते हैं। मैंने आपको बताया एक सिंपल सा रिजल्ट है ये। काफ़ी क्वेश्चन तो आपके सिर्फ इसी चीज़ पे हो जाएंगे कि आपको पता है वे इसका जनरल टर्म क्या है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम पे। ये जो न्यूटन ने बाइनोमियल थ्योरम दिया था उससे जनरल ऑब्जर्वेशन से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं वो हम नोट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ हमने ऑब्जर्व किया, एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर एन इज एन प्लस वन। ये जो हमने रिजल्ट निकाला है कि एक्स प्लस वाई की पावर एन में जनरल टर्म नंबर ऑफ टर्म्स जो है एन प्लस वन है, वो हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकाला है। लेट से यहाँ से देख सकते हो आप, है ना, कि आर इज इक्वल टू आर कहाँ से कहाँ जा रहा है जीरो से एन तक, तो आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर समथिंग आ जाएगा तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। तो करेक्ट चीज ये है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि हर एक टर्म में, हर एक टर्म में आप चेक करो, यहाँ पे मैं हाईलाइटर का यूज कर रहा हूँ, ये एन माइनस आर और आर, हर एक टर्म में जो पावर्स हैं उनका सम क्या आ रहा है एन। एन माइनस आर और आर को ऐड करेंगे तो ये जो पावर्स का सम है वो एन आ रहा है ना। उसी इसको आप जस्ट रिलेट कर सकते हो जो आपने पीएनसी में पढ़ा है कि जो एन पावर था यहाँ पे वो जाके इन दो बेगर्स में एक्स और वाई, ये दो भिखारी हैं, इनमें जाके वो बढ़ जा रहा है। तो हम यहाँ पे बेगर्स मेथड लगा सकते हैं कि दरअसल हो ये रहा है कि यहाँ पे एन क्वाइंस हैं और टू बेगर्स हैं, कौन एक्स एंड वाई। तो कितने तरीके आ जाएंगे भाई, कितने तरीके से हम बांट सकते हैं एन क्वाइंस दो बेगर्स में? डायरेक्ट बता सकते हो आप, एन प्लस वन सी वन, दैट विल गिव यू एन प्लस वन। तो इसी चीज का यूज करके आप डायरेक्टली बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एट, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये इसी चीज का यूज करके आप बता सकते हो कि एट, एट तो हो गए अपने पास पॉइंट्स, और बेगर्स कितने हो गए तीन, एक्स वाई और जेड। तो एट पॉइंट्स तीन बेगर्स में, एट प्लस जितने बेगर्स हैं उससे एक कम फेक पॉइंट, एट प्लस टू सी टू दैट इज 45। आप इस तरीके से देख सकते हैं, आपका काम काफी आसान हो गया है। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर टू पे या हाईलाइट नंबर टू। ओके, हाईलाइट नंबर टू, सम ऑफ, जो हम लोगों ने अभी जस्ट यूज भी किया है कि सम ऑफ
इंडिसेस, इंडेक्स इसको कहते हैं पावर को, सम ऑफ इंडिसेस ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म इज, इसमें ऐसा करो, इन ऐड कर लो, इन एक्स प्लस वाई की पावर एन। इनफैक्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर एन की बात करें उसमें भी एन ही रहेगा, इन एक्स प्लस वाई की पावर एन इज एन। पॉइंट नंबर 3, NC0, NC1, NC2, so on up to NCN are called binomial or combinatorial coefficients, और इसको एब्रीविएट करके हम लोग एन आर एब्रीविएटेड एज, एब्रीविएटेड का मतलब अगर हम एन नहीं लिख रहे हैं तो भी ये अंडरस्टूड है कि जो इंडेक्स है इसका वो एन ही है। एब्रीविएटेड या लिख सकते हो सिंपल फॉर्म में। और आते हैं सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स पे। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स आप यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसी में मैं लिख दे रहा हूं सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स C0 प्लस C1 प्लस C2। भाई हम इस चैप्टर में अब NC0 NC1 ना लिख के सिंपली C0 C1 C2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। हमने सिंपली क्या किया, x प्लस वाई की पावर n में पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो सम ऑफ कोफिशिएंट निकालेंगे सिंपली वेरिएबल्स की जगह पे आप 1 रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप चेक करिए, जो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था, ये x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 8, इसमें भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या होगा, तो आप सिंपली क्या कह देंगे, 3 की पावर 8, एक्स वाई जेड तीनों की जगह रख देंगे 1। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट। जो आपने एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर नाम के नाम से पढ़ा होगा, तो क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम terms equidistant from beginning and end। Equidistant from beginning and end are equal। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, एक बहुत सिंपल चीज आप सोचो ना, कि दूसरे तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा ना। आपने एक तरीके से पढ़ा होगा कि एनसीआर जो है वो एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है, और पीएनसी से बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन भी है इसका, कि एन में से आर चीजों को सिलेक्ट करने के तरीके उतने ही होंगे जितने एन में से एन माइनस आर को रिजेक्ट करने के। क्योंकि आर चीजों को सेलेक्ट, हर सिलेक्शन अपने आप में क्या है, रिजेक्शन। एक इंटरव्यू में 10 लोग आए हैं, उसमें से एक को मुझे सेलेक्ट करना है, अगर तो मुझे 9 को रिजेक्ट करना है ना भाई, तभी तो मैं उस एक को सेलेक्ट करूंगा। तो सिलेक्शन इज ऑल्सो रिजेक्शन प्रोसेस। तो एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर का आपको एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली मिल सकता है पीएनसी से। मैं एक दूसरा तरीका कह रहा हूँ कि भाई एक्स प्लस वाई की पावर एन की बात अगर हम करें, तो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन और y प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन सेम होगा। डिफरेंस इसका होगा सीक्वेंस का, है ना। इसको जो खोलोगे आप तो पहला टर्म जो आएगा, और इसको जो खोलोगे आप पहला टर्म जो आएगा, वो दोनों सेम होना चाहिए। भाई अगर हम y और x की वैल्यूज हटा दें, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं y और x दोनों की जगह 1 रख दूं बाद में जाके, तो आना चाहिए ना भाई सेम, क्योंकि ये दोनों के दोनों हैं क्या, एक्सप्रेशन तो सेम है, x प्लस वाई की पावर n लिखे हैं, y प्लस एक्स की पावर n। तो आप ऐसे इस चीज को विजुलाइज कर सकते हो। भाई जितने तरीके से सोचोगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है कि आप चीज़ों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करो। तो जेई मेन और जेई एडवांस क्या करता है, यही तो करता है, आपने एक पर्टिकुलर एंगल से उस चीज़ को देखा हुआ होता है, वो एंगल चेंज करके क्वेश्चन दे देता है, फिर आप फंस जाते हैं।
तो उसमें अप्रोच अपना क्या होना चाहिए, उसमें अप्रोच अपना यही तो होना चाहिए कि हम पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके उस क्वेश्चन को अप्रोच करें, चेंजिंग दी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड आर इक्वल। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। सिर्फ थ्योरी थ्योरी से कोई फायदा नहीं है, चीजें मोनोटोनस हो जाती हैं। और एग्जांपल के बजाय मैं एक सिंपली एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नोट करेंगे। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन 1 + 3x + 3x स्क्वायर + x क्यूब की पावर 15। Okay, next coming question number 2. (45C6) correct answer अभी। 45C6 is the correct answer. ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, जस्ट वार्म अप के लिए। और थोड़ा सा आपको फैमिलियराइज कराने के लिए बाइनोमियल थ्योरम के टर्म से। और जिन लोगों को ये सब चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, उनके लिए ये ऑप्शन है चेक करने के लिए अपनी स्पीड, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन शायद आपको यूपीटीयू में या वीआईटी ऐसे पेपर्स में मिले। सारे पेपर्स होते हैं तो सबसे इजी लेवल के ही हैं, या फिर कलिंगा का पेपर है। पेपर चाहे जब भी हो, रियलिस्टिक चांस हालांकि अब जो बन रहा है वो जुलाई का है। तो तब तक आपके पास ऑप्शन है कि जिन टॉपिक्स में आपकी स्पीड का आप बढ़ा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। भाई 1 में बेवकूफ बनाने का काम किया है आपको क्या? ये बेसिकली एक्सपेंशन किसका था? ये तो एक्सपेंशन है 1 + x³ का। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 + x का होल क्यूब और उसकी पावर 15, दैट बिकम्स 1 + x की पावर 45। तो इसमें डायरेक्टली आप बता सकते हो x की पावर 6 का टर्म क्या होगा, 45C6 इंटू x की पावर 6। ये जो जनरल टर्म है उसमें एक अच्छी बात यह है कि जनरल टर्म आपको जो रखा गया है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है कि जो सेकंड टर्म है यहाँ जो आ रहा है r, वही सेकंड टर्म की पावर है। तो x की जगह अगर 1 हो जाए, y की जगह x आ जाए, तो आप डायरेक्टली इससे कोरिलेट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि 1 + x की पावर n में जनरल टर्म आपका NCR इंटू एक्स की पावर r होगा। इसको आप डायरेक्टली दिमाग में रखिए, क्योंकि स्पीड का मैटर है। जेईई मेन जैसे पेपर में हर एक सेकंड की कीमत है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर आ रहा है -70 इंटू एक्स की पावर 4 y³। बिल्कुल सही आंसर है भाई, काफी लोग आंसर ही आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए?
इसका फोर्थ टर्म निकालना है, तो T4 में क्या होगा 7C3 इंटू 2x की पावर 4 इंटू माइनस y/2 की पावर 3। इसको ओपन अप करके देख लीजिए आप। 7C3 निकालने का कोई एक तरीका हमारे पास होना चाहिए कि हम डायरेक्टली लिखें 7 फैक्टोरियल। डायरेक्टली आप ये कर सकते हो कि 7 फैक्टोरियल भी ना लिखो, ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आप तो शुरू करो सीधा 7 इंटू 6 इंटू 5, क्योंकि इसके आगे 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और नीचे में 3 फैक्टोरियल, यहाँ से 35 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में टर्म इन्वॉल्विंग, वो टर्म क्या आ रहा है एग्जैक्टली, टर्म निकाल के बताओ आप। आर की वैल्यू के साथ साथ ही आप टर्म भी बता दो मुझे। व्हाट इज द टर्म? मैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो जनरल टर्म लिखोगे आप, तो वो क्या आएगा 6CR इंटू 2x² की पावर 6 माइनस R इंटू माइनस 1/3x की पावर R। तो जो पावर है जनरल टर्म का -160/27 -160/27 x क्यूब, करेक्ट आंसर है भाई, -160/27 x क्यूब। कैलकुलेशन वाले पार्ट को इग्नोर नहीं करना है। जेई मेन का पेपर आजकल बहुत कैलकुलेटिव आता है, आपने देखा होगा, कैलकुलेशन काफ़ी रहती है। तो अभी जब इजी पार्ट चल रहा है तो आप इसको ऐसा नहीं कि सब तो मेरे को आता है, साथ साथ करते चलिए। ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं कि ये सब तो मेरे को आता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी बच्चे के पेरेंट्स का कॉल आया था, बोले सर जो पढ़ा रहे हो सब मेरे को आता है। अरे भैया, जो अच्छी रैंक लाता है ना उसका दिमाग हर चीज हर समय इसी चीज में लगा रहता है कि मेरे को क्या नहीं आता है। पहली बार में जेई एडवांस 3000 रैंक से क्रैक करने के बाद जब सेकंड टाइम ऐश्वर्या अग्रवाल पढ़ने आई थी, ठीक है, तो वो क्लास अटेंड नहीं करती थी मैथमेटिक्स की। एक दिन उसने कहा कि एसओटी में थोड़ी दिक्कत है, तो एसओटी क्लास उसने अटेंड करी। उसने कहा सर इसमें तो बहुत सारी नई चीजें हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, जाके देखो वही पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन हर बार कुछ आपको नया है जो क्लियर होता है। जब मैं पढ़ाता हूँ हर चीज को इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, मुझे हर बार कुछ नई चीज निकलती है। तो आप लोग को भी रिवीजन मोड में है मैक्सिमम लोग, तो ये नहीं समझना है कि सब आता है, क्योंकि जो जो सोचता है ये सब आता है उसको अल्टीमेटली नंबर नहीं आता है। और जो सोच रहा है कि जिसका ध्यान इस पे लगा हुआ है कि मेरे को इसमें से क्या नहीं आता है, सिर्फ इसी पे फोकस्ड है, उसका नंबर भी आता है, उसकी रैंक भी आती है और उसके कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी आता है। तो एटीट्यूड विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस बचे हुए टाइम में। तो आप लोग कोशिश करिए कि मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करें और मैक्सिमम स्पीड से कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आर की वैल्यू क्या आ रही है भाई 4। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिंपली क्या करना है, 3 में जो रिजल्ट निकाल रहे हैं उसी का 4 में यूज कर लेंगे, है ना। क्या जो जनरल टर्म जो है उसकी पावर क्या है, मैं वो लिख रहा हूँ, जनरल टर्म की पावर 2 इंटू 6 माइनस आर माइनस आर, यहाँ से आ गया 12 माइनस 3 आर, यही है भाई। इसकी वैल्यू मैं 3 रख रहा हूँ, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई 3। अब आर को 3 ले जाके वापस हम इसमें रख देंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम इसी रिजल्ट का यूज कर लेंगे, क्योंकि दोनों एक्सपेंशन जो है एक्जैक्टली सेम है। तो मुझे करना क्या है, 12 माइनस 3 आर को 0 करना है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ रही है 4, और आर की वैल्यू 4 में वापस जाके इसमें रख दूंगा। तो रिजल्ट क्या आ रहा है भाई 120/81 बता रहे हैं अभय भारद्वाज। 120, कुछ लोग 120/81 क्या आ रहा है, फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, नहीं निकाला किसी ने, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। चलो आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म आपको अभी जस्ट पीएनसी में ही मिला था, जब एनसीआर को मैक्सिमाइज कर रहे थे। एनसीआर का जो मैक्सिमाइज कर रहे थे तो पीएनसी में भी टर्म मिला था, क्योंकि एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, मिडिल टर्म पे। क्योंकि पास्कल्स ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में एक ऐसा पैटर्न है कि ये धीरे धीरे बढ़ता है,
एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है, एन सी वन की वैल्यू n होती है, और ये टुवर्ड्स द मिडिल बढ़ता है, यहाँ कहीं पे वो पीक पे पहुंचता है तो मिडिल में, है ना। 10 में से 3 चीज़ों को सेलेक्ट करना है तो वो वैल्यू कम होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, 10c4 और बड़ा होगा, 10c5 मैक्सिमम होगा, फिर हम 10c6 पे नीचे आ जाएंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पैटर्न दिमाग में रखना है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का, यही आपने पास्कल्स ट्रायंगल में भी ऑब्जर्व किया था। तो मिडिल टर्म की बात करते हैं, देखो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं n+1, बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। नाउ सी, जब n ऑड होगा, केस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे, है ना। तो हम केस 1 लेते हैं, n इज इवन, तो n+1 जो है वो ऑड होगा। इसका मतलब मिडिल टर्म कितना आएगा, एक मिडिल टर्म आएगा। इसका मतलब हमें हटाने कितने, हमें हटाने n, हमें मिडिल मिडिल टर्म तक पहुंचने के लिए n हटाने हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से n/2 हटा देंगे और लास्ट से n/2 हटा देंगे। इसका मतलब जो मिडिल टर्म मिलेगा मुझे कौन सा मिलेगा, n/2 प्लस 1th टर्म। वह नहीं कोशिश करना, तुमने n/2 टर्म्स जब हटा दिए स्टार्टिंग से और लास्ट से, तो बीच में एक बच गया ना भाई। एक बेंच पे 3 लोग बैठे हैं, तो मिडिल वाले तक पहुंचने के लिए क्या करोगे तुम, एक बचना चाहिए ना बेंच पे, बाकी सबको हटाओगे ना। इसको बोलोगे तुम कि भैया तुम जाओ उठ के, इसको बोलोगे जाओ, फिर बोलोगे इसको तुम भी जाओ। और 5 अगर बैठे होंगे तो भी यही पैटर्न है, 5 बैठे होंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग से 2 को बोलोगे जाने के लिए, स्टार्टिंग से 2 को बोलोगे जाने के लिए, लास्ट से 2 को बोलोगे जाने के लिए। तो इक्वल नंबर ऑफ पीपल को बोलोगे स्टार्टिंग और एंड से जाने के लिए, ताकि बीच में कितने बच जाएं, एक। तो उसके लिए तुमने क्या किया भाई, बीच में एक बच जाए उसके लिए तुमने इक्वल नंबर ऑफ लोगों को स्टार्टिंग से और एंड से हटा दिया था, n/2 लोगों को हटा दिया। तो उसके जस्ट बाद क्या आएगा, n/2 प्लस 1th। केस 2, टोटल टर्म्स अगर n+1 है, तो n ऑड के केस में n+1 इवन हो जाएगा, n+1 इवन होगा। इवन जब होगा तो आपको ये सोचना है कि एक बेंच पे अब 4 लोग बैठे हैं, तो मिडिल में कितने लोग बैठे हैं, ये 2। जब इवन हो जाएगा नंबर, मिडिल में 2 लोग बैठे होंगे, तो स्टार्टिंग से इसको बोलोगे, लास्ट से इसको बोलोगे भाई हट जाओ, क्योंकि हमें बीच के 2 लोगों तक पहुंचना है। उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा है, उनकी अभी कुटाई होगी, है ना। अभी पुलिस का डायलॉग क्या चल रहा है आजकल, तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना लेकिन नहीं होने देंगे कोरोना, है ना। क्योंकि इंडिया है भाई, यहाँ लोग आसानी से बात मानते नहीं है। वो बोल रहे थे नवाबपुरा इलाके में जब पुलिस की टीम गई थी और डॉक्टर्स गए थे, तो बोल रहे थे भाई कोरोना फैलता है तो फैलने दो, जांच नहीं कराएंगे। तो पुलिस ने बढ़िया वाली जांच बिठा दी है, सब भागे हुए हैं अपने घर छोड़ छोड़ के। खैर वापस आते हैं, बीच के 2 लोगों पे पहुंचना था मुझे, बीच के 2 लोगों पे, जहाँ पे मैं हाईलाइटर चला रहा हूँ ध्यान से देखो। इक्वल नंबर ऑफ पीपल मैं स्टार्टिंग से लास्ट से हटाऊंगा। तो अगर टोटल नंबर n+1 है, तो उसमें से मुझे हटाना कितने लोगों को है, n-1, ताकि बीच में 2 लोग बच जाएं। तो n-1 को जब मैं हटा दूंगा, तो n-1/2 स्टार्टिंग से हटाऊंगा और n-1/2 लास्ट से। इसके जस्ट बाद जो टर्म आएगा वो क्या होगा, ये। और इसके फिर बाद जो टर्म आएगा वो हो गया, वो होगा ये n-1/2 प्लस 1th एंड n-1/2 प्लस 2th। सो ये क्या आ जाएगा, n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म, ये हो जाएगा मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये लॉजिक बता दिया ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसको आप पीएनसी से रिलेट करोगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे जो n/2 प्लस 1th टर्म है, देखो जब हमने पीएनसी किया था उसमें एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू देख रहे थे, तो वो कहाँ पे आई थी, r=n/2 पे। क्यों, क्योंकि n/2 प्लस 1th टर्म जो है उसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या आएगा, nc n/2, एक कम, है ना। tr+1 में क्या आता है, ncr। तो ncr की जब मैक्सिमम वैल्यू हम देखते हैं तो r=n/2 होता है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे, फाइंड द मिडिल टर्म
find the middle term in the expansion of 2x square minus 1 by 3x की power 11. टाइम है 60 सेकेंड्स. टर्म एग्जैक्टली मत निकालो, कौन से टर्म है ये बता दो. भाई लॉकडाउन के बाद भी रोज 1500 से 1800 केसेस बढ़ रहे हैं. इस सिचुएशन में यूजीसी ने ऑलरेडी बता दिया है कि अगला जो सेमेस्टर शुरू होने का डेट है, कल उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो सितंबर है. आईआईटी खड़गपुर ने ऑलरेडी 28 अगस्त के आसपास का सेमेस्टर स्टार्टिंग का डेट दे दिया है. तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए रियलिस्टिक सिनेरियो जुलाई का ही बन रहा है आपका जेई मेन का, या हो सकता है जून एंड. तो उस सिचुएशन में आप कंटिन्यूसली खुद को इंगेज रखिए काम में. ये आपके लिए एडवांटेज होगा. मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ डे 1 से. आप जो सोच रहे हैं, बहुत से लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो रोज जो है भगवान को बोल रहे हैं कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा तो लड्डू चढ़ाएंगे. भगवान को अभी से रिश्वत देने में लगे हैं. भैया इसमें कुछ नहीं होने वाला है. 3 तारीख को मोदी जी फिर वही आएंगे, बोलेंगे मित्रों आपने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है ना, आपकी वजह से लॉकडाउन जो है उस काफी इफेक्टिव रहा है, अब थोड़ा और साथ दीजिए, है ना. तो ऐसे करके चलता रहेगा. आप लोग अपना जो है मनोबल हाई रखिए और काम में लगे रहिए. 6 and 7 आ रहा है भाई. इनका आंसर सही है क्या? 6 and 7 टर्म. जिन्होंने कर लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में मिडिल टर्म निकालना है. तो जब देख रहे हैं हम कि n 11 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 12. मतलब मिडिल टर्म 2 आएंगे. हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 में? 11 plus 1 by 2th and 11 plus 3 by 2th. That means 6 and 7. मैंने इस पे इसलिए छोड़ दिया है, जैसे इंटीग्रेशन में हम लोग लविंग इंटीग्रेंड पे लाके छोड़ने लगे थे क्योंकि उसके आगे का हमें पता है. वैसे ही बाइनोमियल में हम TR+1 से आगे मूव कर सकते हैं. मतलब T6 क्या होगा तो हम वहां पे छोड़ देंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू ऑफ द टर्म बोला है भाई. वैल्यू ऑफ द टर्म अभी तक नहीं आया किसी का. नहीं, कैलकुलेट करके बताओ जो वैल्यू ऑफ द टर्म बोला है. तो हाँ, 450 गलत है. देखो बीच बीच में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उसकी वैल्यू भी आपसे पूछी जाएगी ताकि आप कंफर्टेबल हो उस कैलकुलेशन में. उस कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका भी जस्ट मैंने बताया था आपको 7C3 वाले में. हाँ, 495 करेक्ट आंसर है. 495. क्योंकि बहुत से जो आलसी किस्म के बच्चे होते हैं वो ये सोच के चलते हैं कि हम तो कैलकुलेशन कराने के लिए किसी को लेके जाएंगे भाड़े पे एग्जाम में. तो ऐसे लोगों की बहुत बैंड बच जाती है भाई. कैलकुलेशन मिस्टेक करके आ जाते हैं पेपर में कॉन्सेप्ट आते हुए भी. तो आप वो मत करिए, साथ साथ मेरे कैलकुलेशन करते चलिए. काफी सारे लोगों ने 495 आंसर दिया है, लेकिन एक दो का मैं देख रहा हूँ 445 450 भी आ रहा है. हाँ, प्लीज बी केयरफुल. कैलकुलेशन की वजह से नंबर गंवा के आना, गलत कैलकुलेशन की वजह से, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 3 जिन्होंने कर लिया, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहा हूँ. इतने क्वेश्चंस कराने के पीछे मकसद यही है, स्पीड. और साथ साथ करिए.
ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ रहा है भाई? ओके, -10c5 माइनस आएगा फिर माइनस -252 निकाला है उन्होंने, करेक्ट है। -10c5 इसका करेक्ट आंसर है। कुछ लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया है, बिल्कुल सही किया है। -252। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जिन्होंने कर लिया वो आगे मूव करें। जिनसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ है वो सॉल्यूशन पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1 मिडिल टर्म निकालना था, है ना? तो 11 प्लस 1/2, ये तो शायद मैंने बता दिया आपको। हाँ, क्वेश्चन 1 तो बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यही बता दे रहा हूँ, 1 के बगल में फाइंड द वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है आपको x से। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा भाई? 12cr इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस आर, और 1/x की पावर जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर बढ़ती है। और ये इसमें भी लोग गड़बड़ कर देते हैं फॉर्मूला याद करने। अरे भैया मेरे, पहला टर्म अगर एक्स स्क्वायर है तो जब तुम ओपन अप करोगे तो पहला टर्म तो एक्स की पावर 24 आएगा ना। तो इसका मतलब पहले टर्म की पावर घटेगी, दूसरे की बढ़ेगी। तो यहाँ से 2 इंटू 12 माइनस आर इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 माइनस 3r इक्वल टू 0। सही किया ना भाई मैंने? कैलकुलेशन देखते रहना, मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि मेरी तो उम्र भी हो गई है, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, मेरे तो दिन ढलने लगे हैं अब। r = 8, r = 8 रखने पे आपको ये टर्म मिल जाएगा। 12c8 आया होगा, राइट? हाँ, प्रखर चौहान ने बिल्कुल सही बताया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हम लास्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए x + 2 एक्स स्क्वायर की पावर 8 का 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 8 ले लेते हैं, तो वो बेटर रहेगा। अच्छा, अभय भारद्वाज ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि उम्र के साथ एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। वो बात तो सही है, लेकिन पिछले 2 दिन में जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे बीच में से छोड़ के चली गई हैं, एक तो बहुत दुर्लभ बीमारी से गए, तो देख के थोड़ी टेंशन होने लगती है। रोज सुबह जब मैं उठता हूँ तो तकिए पर सफ़ेद बाल गिरे होते हैं, उससे और टेंशन हो जाती है। खैर, से मैं मजाक कर रहा था, टेंशन लेने के दिन नहीं है अभी, अभी तो फुर्सत के दिन है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 3 रह गया, एक 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15, इसमें क्या करो, तुम एक्स निकाल लो बाहर, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ। तो 1 माइनस एक्स की पावर 10 हो गया। तो इधर अंदर से क्या निकालना है भाई? इधर अंदर से निकालना है एक्स की पावर 5। इसका जनरल टर्म क्या है? इसका जनरल टर्म है 10cr इंटू माइनस एक्स की पावर आर। तो मैं आर की जगह क्या रख दूंगा? 5, क्योंकि मुझे चाहिए एक्स की पावर 5। ठीक है भाई, माइनस भी आएगा उससे। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट 4 टर्म्स निकालने हैं इसमें, तो उल्टा कर दो, जैसे अभी जस्ट बता रहा था मैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स, बता रहा था ना, x प्लस वाई की पावर n में y प्लस एक्स की पावर n कर देंगे तो टर्म्स का सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। इसमें निकाल लो फर्स्ट 4 टर्म्स, इसके फर्स्ट 4 टर्म्स लिख लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन 5, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म 2 आएंगे भाई, 35/x एंड 35x। चेक करो,
जिन्होंने कर लिया हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन आ रहा है आप लोग कैलकुलेशन का असली टेस्ट। कैलकुलेशन सही होने के लिए कंसंट्रेशन सही होना बहुत जरूरी है भाई। दो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ इस पैटर्न पे। इसमें टेस्ट हो जाएगा कि आप लोग कैलकुलेशन को लेके कितने फिक्रमंद हैं। ओके, पहले का आंसर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दो दिए थे कैलकुलेशन वाले, इसमें पहले का बिल्कुल सही आंसर आया है। क्या आया मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि जैसे ही बता दूंगा तो बाकी लोग तुरंत बोलेंगे हाँ यही आया है। और चैट जो है वो प्राइवेटली इनेबल्ड है, इसका फायदा ये भी है कि बाकी लोगों को वो सही आंसर पता नहीं चल पा रहा है। तो जिनका सही आंसर आ रहा है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अगर आप कोशिश करिए पूरी ईमानदारी से खुद से करने की। और उसके बाद आप आगे क्वेश्चन पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रहा हूँ, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। इसको बार बार याद किया जाता है, इसमें कुछ खास बात है और उसके अलग अलग हिस्से अक्सर हमें क्वेश्चंस में मिलते रहते हैं। ओके, तो बहुत खुशी की बात है कि दोनों ही क्वेश्चंस के सही आंसर लोगों के पास आ गए हैं। पहले का आंसर 478 सबसे पहले दिया था आंसर अस्तित्व ने, और दूसरे का भी सबसे पहले आंसर इन्होंने नहीं दिया है, सबसे पहले आंसर दिया है आकृति ने, 2376। क्वेश्चन 5 एक रह गया मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के लिए डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना था। ये 7 है तो 7 + 1/2 दैट इज 4th, एंड 7 + 3/2 दैट इज 5th टर्म। इसके बाद आप फॉर्मूला में पुट करो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें 2 टाइम्स आपको पता है सब कैंसिल हो जाएगा, ऑल्टरनेट टर्म
2 टाइम्स 1 प्लस 7c2 इंटू रूट 2 स्क्वायर। इसको जब ओपन अप कर रहे हो तो पहला टर्म क्या होगा भाई 7c0, फिर माइनस में 7c1 इंटू रूट 2 प्लस होगा इसमें, दूसरी तरफ जो है वो माइनस हो जाएगा। दूसरी तरफ इस वाले में माइनस होगा 7c1 इंटू रूट 2, ये टर्म्स कट जाएंगे। इस तरीके 7c4 इंटू रूट 2 की पावर 4 प्लस 7c6 इंटू रूट 2 की पावर 6। आगे तो जाना नहीं है, इन्हीं इसी को कैलकुलेट करना है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलरली यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रूट 3 की पावर 5 वाला टर्म कट जाएगा, ये टर्म ऐड हो जाएगा, वो टर्म है जो सेकंड वाले में माइनस में आ रहा है। तो क्या है 5c1 इंटू रूट 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 5c3 रूट 3 की पावर 2 3 की पावर 3 प्लस 5c5, ये लास्ट टर्म होगा रूट 3 की पावर 0। इसको लिखो ही मत, बता दो, सीधे आ जाएगा 3 की पावर 5। सही है ना भाई? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था हमसे कि एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल 10 4r प्लस फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा भाई? 10c 4r प्लस 4 is equal to coefficient of 2r plus 1 term. So let's say 10c 4r plus 4 equal to 10c 2r, ये लिख रहे हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है भाई? या तो ये दोनों इक्वल हो या फिर इनका सम जो है वो 10 हो जाए। 4r प्लस 4 प्लस 2r इज इक्वल टू 10। यहाँ से तो r की वैल्यू निगेटिव आ रही है, r इज इक्वल टू -2 आ रहा है, रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से r की वैल्यू क्या आ रही है 1, एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी जिन लोगों ने कर लिया है भाई, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको प्रेशर में नहीं आना है, ठीक है। घर जाना नहीं, इनफैक्ट घर पे तो आप नहीं, क्लास खत्म होने के बाद इसको एक बार और करना है इन क्वेश्चंस को, है ना। वही पुराना वाला दोहा, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स सुनाया करते थे ये वाला। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो प्रैक्टिस, ऑल दैट यू नीड इज प्रैक्टिस। बीच में स्टूडेंट जो वीडियो ऑन कर रहे हैं प्लीज, परिधि का वीडियो ऑन था, अब वीडियो ऑन मत करिए, इससे जो बैंडविड्थ है वो कंज्यूम होगी। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया और 10 भी कर लिया, उनके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11।
सो क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच गए थे हम लोग। 9 पे आते हैं भाई। 9 में जो मिडिल टर्म है वो आपको पता चल गया होगा, n/2 + 1 दैट इज n+1 टर्म, उसका कोफिशिएंट क्या होगा 2n/cn। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 2n/cn मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, तो इससे ए ऑप्शन तो आपको मिल ही जाएगा। अब 2n/cn को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इस 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से आगे बढ़ने का जो रास्ता हमारे पास वो ये है कि n+1, भाई 2n फैक्टोरियल है क्या, 1 से लेकर 2n तक के नंबर्स का प्रोडक्ट, उसमें अगर मैं n तक के नंबर्स हटा दूं, नीचे चूंकि n फैक्टोरियल है कट जाएगा, तो मैं n फैक्टोरियल से आगे बढ़ रहा हूँ तो n+1 इंटू n+2 n+3 सो ऑन, कहाँ तक n+n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन अप टू n। तो n फैक्टोरियल कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। सी ऑप्शन देखो आप, n+1/1 n+2/2 सो ऑन अप टू n+n/n। रही बात बी और डी की, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है और ये पीएनसी में आपको मिल चुका है। अब याद करिए, पीएनसी में जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने आपको कराया था कि 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 सो ऑन इंटू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, याद आया? उसी का तो डायरेक्ट यूज है। और फिर डी ऑप्शन से आपका बी ऑप्शन भी आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, 2 की पावर n है, उसमें से हर एक 2 को निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इन टर्म्स में, तो ये टर्म्स बन जाएंगे 2 6 10 so on up to 4n-2। मैं 2n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 so on up to 2n-1, ये वाला जो रिजल्ट है इसी का तो यूज करके हमने निकाला था कि कितने जीरोस होंगे, सॉरी कितनी पावर होगी, 2 की पावर कितनी होगी एक गिवन नंबर में। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं भाई। 10 का आंसर 126 आया है गीतांशु को। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, कुछ लोग जो है क्वेश्चन के आंसर लिखने के बजाय ये चैट में कुछ और बातें भी लिख रहे हैं। एक ने लिखा है कि मेरे घर पे अंडा मैगी नहीं है। भैया इसके लिए पुलिस को फोन करो, पुलिस अभी जोमेटो और स्विगी का काम कर रही है, पुलिस जो है वो डिलीवर करेगी, ठीक है? और अंडा मैगी मंगाओगे तो हो सकता है डिलीवर करने के साथ साथ ये जो लोग भी वीडियोस वगैरह चला रहे हैं मैं उन्हें रिमूव कर रहा हूँ भाई। और आप जो ये एसडी कोऑर्डिनेटर हैं, दो दो लोग हैं यहाँ पे, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? सो रहे हैं आप लोग, जग रहे हैं? एक बार बताइए। यस सर। यस सर। आप लोग जब यहाँ पे हैं तो आप लोगों को तो बाइनोमियल थ्योरम क्या पता होगा, बताइए? आप लोगों को तो एग्जाम देना नहीं है, तो आप लोग तो इस पर ध्यान लगाइए ना कि कुछ बच्चे जो है आ जा रहे हैं और वीडियो वगैरह चला रहे हैं। ओके सर। मैं देख रहा हूँ बालकनी में खड़े होके, बाहर के भी लोग आ रहे हैं ना जिनको पढ़ना वाना नहीं, टाइम पास करना है। आप लोग नजर रखिए भाई, पढ़ाने दीजिए, बाकी काम आप लोग करिए। हाँ भाई बच्चों, तो ये अंडा मैगी वगैरह वाली बातें जो हैं वो आप ना लिखें, उसके लिए आप प्रशासन से संपर्क करें। और ये रामपुर में हुआ था भाई, ऐसा ही मत करना, इस चक्कर में पिटाई पड़ सकती है। वो एक लड़का था, बाबा परेशान कर रहा था, बोला कि समोसा ला के दो गरम गरम, तो पुलिस ने समोसा तो ला के दिया, उसके बाद नाली भी साफ करवाई है। कुछ लोग तो आजकल कुछ और चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं प्रशासन के नंबर पे कॉल करके। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को 1-2 दिन रहना मुश्किल हो जाता था रासायनिक तत्वों के बिना, और अब जो है
1 महीने से ज्यादा हो गया है, कैसे काम चल रहा होगा उन लोगों का सोचो। एक एक बूंद को तरस गए हैं लोग। हाँ तो हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये अंडा मैगी कह के इसने जो है डेविएट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए हमें, है ना। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे भाई, जनरल टर्म जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे। टेन सी आर, है ना, एक्स साइन अल्फा की पावर 10 माइनस आर एंड 1 अपॉन एक्स इंटू कॉस अल्फा की पावर आर। और अब 10 माइनस आर को इक्वल टू आर कर देंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो यहाँ से टर्म क्या मिलेगा भाई, 10c5 इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा रह जाएगा। वो साइन अल्फा कॉस अल्फा की पावर 5 आ जाएगा। चेक करो ये आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप में जाके 10c5 इंटू 1/2 की पावर 5 इंटू साइन 2 अल्फा की पावर 5 लिख सकते हैं, राइट। अब ये चेक करो, इस मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ 10c5 इंटू 1/2 की पावर 5। ये आंसर है। क्वेश्चन में 11 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन में 11 सिंगल करेक्ट है। पारस सिंगल मैंने आपको म्यूट किया है। आपको आ रही है मेरी आवाज? यस सर। क्या आप C2H5OH क्या लिख रहे हो भाई इधर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? नहीं नहीं सर, आपने अभी बात की थी ना उसकी, तो वो लिखा था, फॉर्मूला लिखा था। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिखा था। गुड गुड, मुझे नहीं पता था, मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है। इन्होंने C2H5OH लिखा है, बेटर आप लोग समझ पाए होंगे। मुझे तो अभी भी थोड़ा थोड़ा ही आइडिया लगा है कि जिस रासायनिक तत्व की बात मैं कर रहा था, रासायनिक पदार्थ की, इन्होंने उसका केमिकल फॉर्मूला लिख दिया है। अच्छा, कुछ लोग तो इस हद पे आ गए हैं कि गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि सैनिटाइजर से अल्कोहल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि सैनिटाइजर जो है उसमें बार बार आ रहा है कि WHO ने रिकमेंड किया है कि 60% अल्कोहल होना चाहिए। तो लोग सोच रहे हैं कि भाई सैनिटाइजर ही ले आते हैं, उसी से काम चलाते हैं। गूगल पे सर्च बढ़ गया है काफी ज्यादा, हाउ टू मेक, हाउ टू एक्सट्रैक्ट अल्कोहल फ्रॉम सैनिटाइजर। तो एक तरफ जो है दुनिया लगी हुई है वैक्सीन डेवलप करने में कोरोना की, और इंडिया में दूसरा ही काम चल रहा है। इंडिया में लोग लगे हुए हैं बड़े स्केल पे सैनिटाइजर से अल्कोहल निकालने में। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है 7 टर्म फ्रॉम बिगनिंग और 7 टर्म फ्रॉम एंड, इसका रेशियो इक्वल टू 1/6 है ना। तो 7 टर्म फ्रॉम बिगनिंग क्या होगा भाई, NC6। प्रखर चौहान बता रहा है कि ये टॉप सर्चेज में आ रहा है इस समय गूगल के, हाउ टू मेक अल्कोहल फ्रॉम सैनिटाइजर। ओके, NC6 7th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, 2 की पावर 1/3 की पावर n-6 इंटू 3 की पावर -1/3 की पावर 6 डिवाइड बाई 7 टर्म फ्रॉम एंड के लिए वही कॉन्सेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले लगाया था। हाँ, DPP के डिस्कशन में हम लोग आने वाले हैं, 11 बजे से करेंगे। 7 टर्म फ्रॉम एंड के लिए उल्टा कर देंगे ना, हम कंसिडर करेंगे 3 की पावर -1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 की पावर n को, और यहाँ से फिर से आ जाएगा NC6 3 की पावर -1/3 की पावर n-6 इंटू 2 की पावर 1/3 की पावर 6। समझा है नहीं? तो NC6 तो कट जाएगा,
वैसे भी आपको पता है 7 टर्म फ्रॉम बिगनिंग और 7 टर्म फ्रॉम एंड का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ से हमें अब करना क्या है, देखो ध्यान से, 2 की पावर 1/3 की पावर n-12 और 3 की पावर -1/3 की पावर भी हो जाएगा n-12। तो यहाँ से 6 की पावर 1/3 की पावर n-12 कर दिया मैंने। कैसे? 3 की पावर -1/3 का टर्म नीचे था, ऊपर आ जाएगा तो क्या बनेगा, 3 की पावर 1/3 बन जाएगा। तो इसका मतलब 6 की पावर n-12/3, इसकी वैल्यू क्या है, 1/6। इसका मतलब इसको इक्वेट कर दो -1 से। यहाँ से n क्या आ रहा है भाई, 9। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन सही किया है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आते हैं, 2 और क्वेश्चंस रह गए हैं आज की क्लास के लिए। फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेंगे नेक्स्ट क्लास में, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। और फिर शायद एक क्लास और बाइनोमियल हो जाएगा खत्म। कोशिश करेंगे वैसे नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करने का। 2 क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 12 नोट करेंगे। इफ द सम ऑफ all coefficients in the expansion of x plus 1 by x is 4096, then find the greatest binomial coefficient. भाई लॉकडाउन से एक फायदा हुआ है कि जो लोग बहुत जल्दी बिछड़ने वाले थे, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं उनका साथ अब लंबा हो गया है। सिर्फ पुराने चेलों में से एक था मीत चौधरी, वो आया है क्या भाई? क्यों भाई? नहीं सर। पांडे जी, नहीं सर। उसको बुलाओ यार, उसके क्लास में रहने में थोड़ा मजा जो है ज्यादा आता है। पता करो यार कहाँ गायब है। और ऐसे ये हो सकता है गुमराह हो गया हो, नन एकेडमी डन एकेडमी चला गया हो, उसको पता ही नहीं कि देयर इज ओनली वन एकेडमी। अभिमन्यु चौहान का डायलॉग है। कुछ लोग कह रहे हैं नॉनिक को ही बुलाइए। देखो भाई, इसका आंसर क्या आ रहा है, 12C6 करेक्ट आंसर है। ट्वेल्व सी सिक्स इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने क्वेश्चन में 12 कर लिया हो, 2 क्वेश्चन और हैं। ये कुछ लोग रॉनिक की भी डिमांड कर रहे हैं, पता लगाओ। हमारे पास तो जो है इंस्पेक्टर भी हैं स्कॉलर्स में, बहुत नामी पुलिस वाले हैं, चुलबुल भैया। आप लोगों को भी इसी बहाने, लॉकडाउन के बहाने उनका साथ मिल रहा है लंबा। पता लगाओ भाई रॉनिक का भी। यस सर, लगाता हूँ बोलो। बिछड़े हुए यारों को जो है लोग याद कर रहे हैं, उनसे कहना है भाई स्कॉलर्स की रौनक चली गई, कहाँ हो तुम आजकल। ये लोग बीच बीच में थोड़ा पंच मारते रहते तो क्लास में माहौल बना रहता है। क्यों भाई? P2 वालों और P2 वालों, 12C6 ये आंसर आ गया है। मैक्सिमम लोग बता रहे हैं कि आंसर आ गया है।
ओके, तो कौन बनेगा IITN के आज के एपिसोड में आखिरी 2 क्वेश्चंस देवियों एवं सज्जनों, ये रहे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इन द एक्सपेंशन ऑफ कुछ लोग लिख रहे हैं इस बीच में ये स्कॉलर्स दिन का लॉन्गेस्ट सेशन है। स्कॉलर्स दिन नहीं, शायद सभी इंस्टीट्यूट्स का ये लॉन्गेस्ट सेशन होने वाला है। हाँ, हो सकता है आपका कहना सही हो, क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूट्स में शायद जो है जिन लोगों का एग्जाम है उनकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, अपने यहाँ चल रही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आएंगे डिस्कशन पे। भाई कौन बनेगा IITN ये जो चल रहा है, इसमें सवालों के सही जवाब देने पे पैसे जो हैं वो स्कॉलरशिप नहीं देगा, बल्कि आपको IIT देगा प्लेसमेंट के बाद। और कौन बनेगा करोड़पति तो फर्जी है, क्योंकि एक बार पैसा मिल जाता है उसमें से सरकार बहुत सारा टैक्स भी ले लेती है और वो पैसा खत्म भी हो जाता है। आधे ज़्यादा दोस्तों को पार्टी देने में खत्म हो जाता होगा। लेकिन ये जो गेम है कौन बनेगा IITN, पूरी लाइफ पैसा देने वाला गेम है। तो इसको जो है ज़्यादा गंभीरता से खेलें, पूरी तैयारी करके आए रोज आप लोग। और इस गेम में कोई लाइफ लाइन नहीं है भाई, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में लाइफ लाइन है बहुत से लोगों की। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? वन और मोर देन वन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता रहे हैं लोग, ABC आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है ABC। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 12 भी रह गया एक, है ना? 12 भी डिस्कस करना रह गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट 4096 है ना? तो 4096 क्या होगा? 2 की पावर n। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई? 12, क्योंकि 2 की पावर 10 तक तो याद ही है ना भाई, 1024।
ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करें तो हो जाएगा, डायरेक्टली बता सकते हैं 12c6। इतना तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। क्वेश्चन में 13 पे आते हैं। क्वेश्चन में 13, हाँ ABC मैक्सिमम लोग आंसर आ रहा है, करेक्ट है भाई। देखो, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स या नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, जनरल टर्म अपने आप में इसका काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैपेबल है। कैसे सॉल्व कर सकता है ये? जो आप देखो 4 की पावर आ रहा है वो है 20 माइनस आर अपॉन 3। जब 20 माइनस आर 3 का मल्टीपल होगा, 20 माइनस आर जो है वो 3 का मल्टीपल होगा, और आर 4 का मल्टीपल होगा, तभी जाके ये टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रैशनल। नाउ सी, 20 माइनस आर 3 का मल्टीपल होना है, आर 4 का मल्टीपल होना है। तो चूंकि वैल्यू छोटी है और आर 4 का मल्टीपल होना है, तो आप आर की वैल्यूज 1 बाई 1 रख सकते हो और चेक कर सकते हो। लेट से आर की जगह 0 रखा आपने तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 20 माइनस आर विल बी 20 विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं कि भाई आर नहीं, एक मिनट, 20 माइनस आर जो है 3 का मल्टीपल है ना, तो फिर 3 और 4 का एलसीएम क्यों ट्राई कर रहे हो भाई? ये बताओ ना, 20 माइनस आर है 3 का मल्टीपल, उसके बाद 4 ट्राई करते हैं, 4 भी रिजेक्ट हो जाएगा, फिर 8 एक्सेप्ट होगा क्योंकि 20 माइनस 8 इज 12। फिर आते हैं 12 पे, 12 रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर आते हैं 16 पे, 16 भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं 20 पे, 20 एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि 20 माइनस 20 इज 0। तो दो ही टर्म्स मिल रहे हैं भाई, r इज इक्वल टू 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग और r इज इक्वल टू 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मिडिल टर्म भी रैशनल हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 एनीवन? 9 आंसर आ रहा है, 9 अभय भारद्वाज, यशीष सक्सेना, आयुष वाजपेयी, इन लोगों का आंसर, और अस्तित्व का भी आंसर 9। इनका आंसर 9 आ गया भाई। देखो ये क्या है, ये है जीपी का सम। क्वेश्चन नंबर 14, 1 प्लस एक्स की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो इसमें हमें x की पावर p देखना है, अगर ये ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है तो। अब सोचो तुम 1 प्लस एक्स की पावर 20 के एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट किसका होगा भाई? किसका होगा? मिडिल टर्म का। तो वो कौन सा टर्म होगा? x की पावर 10 का। लेकिन नीचे x बैठा है ना, डिवाइड होके क्या रह जाएगा? x की पावर 9। क्लियर है? 1 प्लस एक्स की पावर 20 है, तो मिडिल टर्म आपको ध्यान है ना भाई, 20 c10 इंटू एक्स की पावर 10 होगा, तो ये x की पावर 9 दे देगा। तो आंसर इज 9। तो आज के लिए बस इतना ही।